यूनाइटेड स्कूल डेगाना की ओर से आयोजित होने वाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि कक्षा 6 से 9 व 11 में एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है वो लागू कर दिया गया है। किस सत्र से? सत्र 2020-21 से इसको लागू कर दिया गया है। किस कक्षा से? कक्षा 6 से 9, कक्षा 6 से 9 व 11 यानी 11वीं में भी इसको लागू कर दिया गया। 10 व 12वीं में यानी कक्षा 10वीं व 12वीं में इस पाठ्यक्रम को अगले सत्र से लागू कर दिया जाएगा। अभी जो सत्र चल रहा है इसमें कक्षा 10 और 12 में यानी 10वीं और 12वीं में जो पाठ्यक्रम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चल रहा था पिछले सत्र में, वही इस सत्र में चलने वाला है। तो ये जो नया पाठ्यक्रम है वो 6वीं से 9वीं व 11वीं में लागू हो चुका है। एनसीईआरटी यानी ये नई दिल्ली की तरफ से यानी केंद्र सरकार में जो पाठ्यक्रम चल रहा है या सीबीएसई बोर्ड में जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसको भी राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी लागू कर दिया गया है। एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो किस कक्षा से लागू हो रही है? कक्षा 6 से 9 व 11 में एनसीईआरटी इस सत्र से लागू हो रहा है, यानी सत्र 2020-21 में इसको लागू किया जा रहा है। विद्यार्थियों, तो एनसीईआरटी के कोर्स लागू होने के बाद में हमारी सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं यानी पूरे सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसको 5 भागों में बांट दिया गया है। अलग अलग भागों में बांट के इसको इनकी पुस्तकें वो भी अलग अलग कर दी गई है। जो पुस्तकें इनकी छोटी छोटी पुस्तकें बना दी गई है। तो उसमें जो प्रथम पुस्तक है वो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन है, शौर्य परंपरा, या यूं कह सकते हैं इसमें राजस्थान के इतिहास का वर्णन है। किसका वर्णन है? राजस्थान के इतिहास का वर्णन है। राजस्थान का इतिहास इसका इसमें वर्णन है इस पुस्तक में। और दूसरी जो पुस्तक जो इसकी निकाली गई है वो है भारत और समकालीन विश्व, यानी इतिहास की यही है लेकिन भारत और समकालीन विश्व यानी भारत का जो इतिहास है उसी के समकालीन, इसी इतिहास के समकालीन जो विश्व में घटना घटित हुई है उसका भी इसमें वर्णन है। इसलिए ये इतिहास की पुस्तक है, भारत और पूरे विश्व पर डिपेंड करती है, यानी भारत और विश्व का इसमें वर्णन है। इतिहास की पुस्तक है ये, और ये इतिहास की पुस्तक जो है राजस्थान की इतिहास की पुस्तक है। तीसरी जो पुस्तक इसकी जारी की गई उसमें समकालीन भारत यानी भूगोल की है। ये किसकी है? भूगोल की। तो समकालीन भारत यानी यूं कह सकते हैं उस समय के भारत का जो भूगोल है, ज्योग्राफी की जो पुस्तक है ये वो पुस्तक है। और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक की जो पुस्तक है उसको भी अलग कर दिया गया है। अर्थशास्त्र की वो जो बुक है उसको भी 9th में अलग कर दिया गया है। और 5वीं जो हमारी पुस्तक है वो है लोकतांत्रिक राजनीति नागरिक शास्त्र, या यूं कह सकते हैं ये राजनीति विज्ञान की जो पार्ट हमारे पहले 7 में आते थे उनको अलग कर दिया गया है। उनकी एक अलग से पाठ्य पुस्तक जारी कर दी गई है नागरिक शास्त्र की। तो इन पुस्तकों के बारे में तो आपको जानकारी रहनी चाहिए। ये जो सारी पुस्तकें हैं इनका यदि आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप किस कक्षा को, ये 9th कक्षा की जो कौन सी पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं इसका भी आपको पता नहीं रहेगा। इसलिए इसकी जानकारी आपको पहले मैं बता देता हूँ कि ये कौन कौन सी पुस्तक है, इसमें किसका वर्णन मिलेगा। तो ये 5 जो पाठ्य पुस्तकें हैं इसमें इन चीज़ों का वर्णन है, या यूँ कह सकते हैं ये पिछले सत्र की तरह ही एक बुक थी पिछले सत्र में, लेकिन इस सत्र में एनसीईआरटी लागू गई है तो उस बुक को 5 भागों में बांट दिया गया है और 5 भाग अलग अलग कर दिए गए हैं। उनकी जो पाठ्य पुस्तक है उनको भी अलग अलग कर दिया गया है। तो आज हम दो विद्यार्थियों राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन है, शौर्य परंपरा यानी राजस्थान के इतिहास की जो पुस्तक हमारी अलग दे रखी है इसके पहले अध्याय के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। पहले अध्याय में इसमें क्या दे रखा है, यानी शुरुआत हम राजस्थान से ही करेंगे, राजस्थान के इतिहास से ही शुरुआत करने वाले हैं। तो ये पहली जो बुक है इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको ये जानकारी रखनी है कि हम कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये भी आपको जानकारी रखनी है। तो ये आपको सामान्य जानकारी दे दी गई विद्यार्थियों के। हमारी जो सामाजिक विज्ञान है उसमें जो नई पाठ्य पुस्तकें आई है वो कौन कौन सी है, उसमें किन किन चीज़ों का वर्णन है, इसके बारे में तो आपको जानकारी दे दी है। अब हम जो पहली जो पुस्तक है बुक है हमारी उसके जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट अध्याय है उसका हम अध्ययन करने वाले हैं, या यूँ कह सकते हैं राजस्थान पहला पार्ट है उसका अध्ययन करने वाले हैं हम।
तो विद्यार्थियों आज पाठ्य पुस्तक जो पहली पाठ्य पुस्तक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन है शौर्य परंपरा, उसके प्रथम अध्याय 1857 की क्रांति के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये पाठ्य पुस्तक हमारी प्रथम है। पाठ्य पुस्तक जो पहली पाठ्य पुस्तक जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक यह है। और इसका पहला अध्याय जो है 1857 की क्रांति, यानी 1857 की क्रांति हुई थी, इसके बारे में, इसमें राजस्थान का कितना योगदान रहा या राजस्थान के इतिहास की बात है। 1857 की क्रांति पिछले समय में हुई थी, काफ़ी समय पहले, तो ये इतिहास की बात है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो एक बार आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति होने की वजह क्या थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब औरंगजेब शासन कर रहा था, औरंगजेब के शासन का समय क्या था आपको पता होना चाहिए। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दोहाद जगह है। कौन सी जगह है? दोहाद, ये गुजरात में थी। इस जगह पे औरंगजेब का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई? 20 फरवरी 1707 ईस्वी में खुलदाबाद में इसको दफनाया गया था। इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी में हुई थी। और इनकी मृत्यु होने के बाद एक बार भारत की राजनीति में हलचल मच गई थी, या यूं कह सकते हैं एक तो शासन के पद की या राजनीति में एक रिक्तता आ गई, यानी इसके बाद में अच्छा शासक नहीं आया औरंगजेब के बाद में। और उसका फायदा उठाया हमारे जो मराठा लोग हैं, मराठों के बारे में आपने नाम तो सुना ही होगा। मराठों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और दक्षिणी भारत में, भारत जो है इसके दक्षिणी भाग पर उन्होंने, यानी ये यूं कह सकते हैं दक्षिण का भाग है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये जो हमारे दिशा है, तो दक्षिणी भारत पर अधिकार करना शुरू कर दिया। किसने? मराठों ने। दक्षिणी भारत पर अधिकार करने के बाद मराठा धीरे धीरे उत्तर की तरफ आगे बढ़ने लग गए थे और मालवा और गुजरात पर भी आक्रमण करके उसको भी जीत लिया। यूं कह सकते हैं गुजरात के कुछ क्षेत्र पर मराठों ने अधिकार कर लिया और मालवा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में था उस पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। और 1711 ईस्वी के आसपास आते आते मराठों ने राजस्थान में भी प्रवेश कर लिया। राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, या यूं कह सकते हैं मंदसौर के पास लगने वाला जो भाग था राजस्थान का उस समय, मंदसौर मध्य प्रदेश में, उसके पास में जो भाग लगता था राजस्थान का, वो मेवाड़ का क्षेत्र था। और मेवाड़ के क्षेत्र में मराठों ने प्रवेश कर लिया और उन्होंने क्या शुरू कर दिया वहां पर? मेवाड़ के क्षेत्र में, ये दक्षिणी राजस्थान का भाग है, तो दक्षिणी राजस्थान के भाग में मेवाड़ क्षेत्र में उन्होंने आक्रमण कर और वहां पर लूटपाट मचाई थी मेवाड़ में। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? उदयपुर के जो शासक थे संग्राम सिंह, वो मेवाड़ के शासक थे उस समय। तो वो चिंतित हो गए कि ये मराठों को क्या करना है, ये हमारे क्षेत्र में लूटपाट मचा रहे हैं, इनका आक्रमण या इनकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे राजस्थान में बढ़ने लगी। तो वो चिंतित हो गए। तो उन्होंने जयपुर के शासक है जय सिंह, उनसे इसके बारे में, इस विषय के बारे में चर्चा की कि ये अब इनका क्या करना है। ये जो मराठा लोग हैं वो धीरे धीरे आक्रामक हो रहे हैं, हमारे राजस्थान में भी उनका अधिकार होना शुरू हो गया है। तो अब इनका क्या करना है, इनको इनकी शक्ति को कैसे कम करना है उस पर विचार किया। जयपुर के जो शासक थे जय सिंह से, उससे और उनसे चर्चा करने के बाद संग्राम सिंह ने जय सिंह से चर्चा करने के बाद में चर्चा की मुगल बादशाह उस समय कौन थे? मोहम्मद शाह से भी विचार विमर्श किया कि यह समस्या मराठों की समस्या हमारे देश में या राजस्थान में भी बढ़ती जा रही है, तो इनका क्या करना, उनसे भी विचार विमर्श किया उन्होंने। और 1724 ईस्वी में इनके आक्रमणों में और तेजी आ गई। इनके आक्रमणों में मराठाओं के आक्रमणों में तेजी आ गई थी। मराठा जो लोग हैं उन्होंने तेज गति से आक्रमण करना शुरू कर दिया था। कब? 1724 ईस्वी में। राजस्थान के अन्य भागों में भी उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। 1724 ईस्वी में जब मराठाओं के आक्रमण तेज हो रहे थे, इनकी गति तेज हो रही थी, इसी बीच ये जो चल रहा था, इनके आक्रमण तेज हो रहे थे, उसी बीच 1734 में, समय क्या था? 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक थे। बूंदी में एक जो शासक थे हमारे, उनको पदच्युत कर दिया गया था। उस समय बूंदी के शासक कौन थे? बुद्ध सिंह। उनको पदच्युत कर दिया गया था, पद से हटा दिया गया था। उनको पद से हटा दिया गया था। उनको पद से हटाने के बाद वहां पर दलेल सिंह शासक बन गए थे। कौन शासक बन गए थे? दलेल सिंह। जब बुद्ध सिंह को उनके शासन से हटा दिया गया, कहाँ के शासक थे ये? बूंदी के शासक थे। कौन? बुद्ध सिंह। इनको पदच्युत कर दिया गया, पद से हटा दिया गया। इसके बाद में शासक किसको बनाया? दलेल सिंह को शासक
बनाया गया था इसको हटाने के बाद। तो 1734 का समय चल रहा था, उस समय मराठा शक्ति प्रभावी हो रही थी, यानी हावी हो रही थी, पूरे राजस्थान में इनका परचम लहराना शुरू हो गया था। उस समय बूंदी के पद शासक बुद्ध सिंह जो है, उन्होंने मौके का फायदा उठाना चाहा और उन्होंने मराठाओं को अपने आमंत्रित कर लिया कि हमारे यहाँ आओ और मेरी सहायता करो और मुझे वहां पर शासक बनाओ, बूंदी में शासक बनाओ और दलेल सिंह को हटाओ। तो मराठाओं ने इस मौके का फायदा उठाया, मराठाओं ने बुद्ध सिंह की मदद करने के लिए वो भी आगे आ गए और बुद्ध सिंह ने दलेल सिंह को उनके पद से हटा दिया, यानी शासन के पद से उनको भी हटा दिया दलेल सिंह को, और वापस बुद्ध सिंह शासक बन गए थे। इसी तरीके से मराठाओं के हस्तक्षेप राजस्थान में बढ़ने शुरू हो गए थे, यानी राजस्थान में इनकी शक्ति का परचम लहराने लग गया था। ईस्वी का समय आया, तब तक मराठों ने मालवे पर अधिकार कर लिया। मराठों ने किस पे अधिकार कर लिया? मालवा पर। मालवा जो दक्षिणी राजस्थान के दक्षिणी भाग में है, राजस्थान से भी दक्षिण में, यानी यूं कह सकते हैं राजस्थान की सीमा क्षेत्र जो लगती है मध्य प्रदेश के, उस क्षेत्र में मालवा आता है। तो ये मालवा पर उन्होंने अधिकार कर लिया। मालवा पे अधिकार करते ही मराठाओं को राजस्थान में आक्रमण करने का रास्ता मिल गया, राजस्थान में आगे बढ़ने का रास्ता उनको मिल गया। किसको? मराठाओं को। राजस्थान में मराठाओं ने कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन लूटना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद राजाओं व सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे थे। राजस्थान में इन्होंने आगे बढ़ना, यानी राजाओं को भी लूटना प्रारंभ कर दिया इन्होंने, और सेठ साहूकारों को भी लूटना प्रारंभ कर दिया, या यूं कह सकते हैं अपने हित के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए थे। कौन? मराठा। उनका अपना हित मिलना चाहिए उसको, वो राजाओं को भी लूटना शुरू कर दिया, और सेठ साहूकार जो लोग थे, रुपए पैसे वाले जो लोग थे, उनको भी लूटना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद यानी राजस्थान में इन्होंने प्रवेश कर लिया। प्रवेश करने के बाद इन्होंने राजस्थान के जो नरेश थे या राजाओं थे, रियासत के जो राजा थे, उन रियासत के राजाओं के आंतरिक मामले जो भी होते हैं उनमें भी उन्होंने हस्तक्षेप शुरू करना कर दिया। किसमें? राजाओं के आंतरिक मामले, राजाओं के आंतरिक मामले, यूं कह सकते हैं राजनीतिक संबंध या कोई भी चीज है, उनके आंतरिक मामले जो आते हैं उसमें भी उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। किसने? मराठाओं ने उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। और इसी बहाने हस्तक्षेप करते करते इसी नीति के तहत उन्होंने जोधपुर, जयपुर, बूंदी और जोधपुर, ये तीनों जो शहर है, इन पर भी उन्होंने इसी बहाने अपना सत्ता है वो स्थापित कर ली, या सत्ता को तो नहीं कह सकते हम, लेकिन उन पर अधिकार करना शुरू कर दिया, या यूं कह सकते हैं उस पर राजनीतिक प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया था। अन्य शासकों की सुरक्षा के बदले तो ये मराठाओं का आक्रमण बढ़ने के साथ ही साहू महाराज जो थे, मराठाओं के सरदार थे, उन्होंने आदेश दिया। साहू महाराज ने, कौन थे? मराठाओं के सरदार साहू कौन थे? शिवाजी के पुत्र थे। शिवाजी का नाम सुना होगा आपने। शिवाजी जो थे मराठाओं के सरदार थे, उनके पुत्र थे ये साहू महाराज। इनको साहू महाराज भी कहा जाता था, साहू भी कहा जाता था। इनके नीचे काम करने वाले जो पेशवा होते थे, इनके जो पेशवा थे बाजीराव को उन्होंने आदेश दिया कि राजस्थान के जिन क्षेत्रों में हमारा अधिकार हो गया है, या राजस्थान के जिन क्षेत्रों में हमारी शक्ति का प्रबल दावेदारी हम पेश कर दी है, उन क्षेत्रों में चौथ व सरदेशमुखी कर जो लागू करने का आदेश दे दिया। किसको? बाजीराव को आदेश दिया। किसने? साहू महाराज ने। चौथ वसूल करना, चौथ क्या होती है? एक प्रकार का कर होता है ये चौथ, और सरदेशमुखी ये भी एक प्रकार का कर होता है। तो चौथ जो कर है बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा के बदले में लिया जाने वाला कर था, यानी कोई रियासत है उस रियासत से ये कर लिया जाता था। रियासत के जो राजा होते हैं उनसे ये कर लिया जाता था। उनको ये बताते थे कि बाह्य जो दूसरे राजा जो आप पर अधिकार करेंगे या आप पर आक्रमण करेंगे, अधिकार करने की कोशिश करेंगे, उनसे हम आपकी सुरक्षा करेंगे, उसके बदले में आपको हमें ये कर देना होगा। चौथ का ये जो कर है ये उनको देना पड़ता था उन राजाओं को। और ये कैसे लिया जाता था? उनकी जो उपज जो होती थी
उसका या कृषि उपज कह सकते हैं या उनके आय जो है उनका 1/4 भाग जो है ये लिया जाता था चौथ के रूप में। ये एक प्रकार का कर है, ध्यान रखना। चौथ नाम आते ही ऐसा नहीं कि ये चौथ के आगे, ये एक प्रकार का कर था, मराठाओं द्वारा लागू किया गया था। सरदेशमुखी ये भी कर था, और ये कर किससे लिया जाता था? जिन क्षेत्रों पर मराठा सरदारों का अधिकार हो गया है उन सरदारों से ये कर लिया जाता था कि उनकी सुरक्षा के लिए, यानी अपने क्षेत्र के, यानी खुद के क्षेत्र, जिन क्षेत्रों पर मराठों का अधिकार हो गया है उनके अपने क्षेत्र के अन्य जो शासक हैं उन शासकों को सुरक्षा प्रदान करते थे। तो उनकी सुरक्षा प्रदान करने के बदले में ये सरदेशमुखी कर लिया जाता था। ये भी एक प्रकार का कर है, लेकिन ये अपने क्षेत्र के अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर था। और ये किस प्रकार में था? 1/10 भाग में, यानी उनकी आय का 1/10 भाग इनको कर के रूप में चुकाना पड़ता था। किनको? शाहू महाराज को या बाजीराव जो है उनको यह आदेश दिया गया था, उनको ये चुकाना पड़ता था। चौथ और सरदेशमुखी ये दोनों प्रकार के करी हैं। तो इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। इससे आगे जो हुडा सम्मेलन है, हुडा सम्मेलन का हम अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में। हुडा सम्मेलन आपको पता होना चाहिए 1734 ईस्वी में मेवाड़ की एक जो जगह है हुडा, मेवाड़ रियासत थी उसमें जगह है हुडा। उस हुडा सम्मेलन के बारे में हम जानकारी लेंगे। हुडा सम्मेलन क्यों हुआ था और ये कब हुआ था, इसमें किन किन शासकों ने भाग लिया, ये कहाँ तक सफल हुआ, इनके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।